हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है वर्क। वर्क के बारे में हमने पहले तो पढ़ा ही था कि वर्क क्या होता है, कि हम जो भी काम करते हैं उसको हम वर्क कहते हैं। तो चलिए अब हम एक स्पेशल टाइप के वर्क को पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। पहले हम देख लेते हैं वर्क के टाइप्स क्या होते हैं। वर्क दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क। अभी रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, जैसे आप अपने नेल्स काटते हैं या हेयर्स को काटते हैं तो वो वापस उग जाते हैं, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि जो चीज़ खत्म होने के बाद वापस से रिकवर की जा सकती हो। तो नेल्स को हम वापस रिकवर कर सकते हैं क्योंकि नेल्स वापस उग जाते हैं। हेयर्स को हम वापस रिकवर कर सकते हैं क्योंकि हेयर्स वापस रुक जाते हैं। तो कट करने का वर्क रिवर्सिबल है क्योंकि ये वापस अंडू भी हो सकता है। और अब इरिवर्सिबल वर्क का मतलब क्या हो गया, कि सपोज आप कोई एप्पल खा रहे हो, अब आपने एक बार एप्पल खा ली तो एप्पल वापस तो नहीं आ सकती ना। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चीज़। इरिवर्सिबल का मतलब फिर क्या हो गया, कि जो चीज़ एक बार कर दी जाए तो वो अंडू नहीं की जा सकती है, वो गई इरिवर्सिबल, रिवर्ट नहीं की जा सकती। इसके नाम में ही है इसका पूरा मीनिंग, इरिवर्सिबल मीन्स नॉट रिवर्सिबल। तो अब ये तो बात हो गई नॉर्मल, जो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उनके बारे में। अब हम केमिस्ट्री के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क को एक बार देख लेते हैं। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, होता क्या है कि सपोज हमारे पास एक पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस एक सिलेंडर होता है जिसपे हम एक स्टॉप कॉक लगा रखे होते हैं। सपोज हम इस पिस्टन को पुश करते हैं अंदर के साइड, तो हम तो कुछ वर्क कर रहे हैं ना, हम कोई काम तो कर रहे हैं ना। हम पिस्टन को अंदर की डायरेक्शन में पुश करें तो हम एक वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क ऑन पिस्टन। हम पिस्टन पे कोई काम कर रहे हैं, तो पिस्टन पे काम अगर हम इस तरीके से करें कि एकदम स्लो करें हम, और इस तरीके से करें कि छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, स्मॉल स्टेप्स के अंदर हम वो काम को कंप्लीट करें। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पिस्टन है, हम इसको अंदर की डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, हम बिल्कुल धीरे धीरे पुश करें छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। तो क्या होगा कि अगर किसी स्टेज के ऊपर जाके पिस्टन सपोज इस स्टेज के ऊपर आ चुका है, हमने अंदर इसको पुश किया, तो ये इसका वॉल्यूम कम हो गया, ये अंदर चला गया पिस्टन। तो अब हम देखते हैं कि सपोज अब हमको मन करता है कि इस पिस्टन को हम बाहर की तरफ पुल करें। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमको सेम स्टेट ऑफ सिस्टम मिल जाती है ऐसा करने से, जो पुश करने से पहले थी, तो हम इसको कहेंगे रिवर्सिबल वर्क। तो रिवर्सिबल वर्क क्या हो गया, रिवर्सिबल वर्क एक ऐसा वर्क है, रिवर्सिबल प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं हम इसको। रिवर्सिबल प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर हम वो काम करें और हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो हमको सेम स्टेट मिले, और ऐसा पाने के लिए हम उसको स्लो और स्मॉल स्टेप्स के अंदर करते हैं। अब इसका उल्टा हो गया इरिवर्सिबल वर्क। अब इरिवर्सिबल वर्क में क्या होता है कि हम कोई भी काम स्लो स्टेप्स में ना करके एक झटके में करते हैं, एक सिंगल स्टेप में करते हैं। तो उस सिंगल स्टेप की वजह से क्या होता है कि अगर हम पिस्टन को वापस पीछे खींचेंगे तो सिस्टम पिस्टन के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सेम तरीके से बिहेव नहीं करेंगी खींचते टाइम पे। तो वो हो गया हमारा इरिवर्सिबल वर्क। अभी हमने थोड़ी सी डेफिनेशन देखी है, आगे हमको और समझ आएगा। अब चलिए हम एक बार इरिवर्सिबल वर्क की
डेफिनेशन तो हमने एक बार देख लिया है कि वो ऐसा वर्क होता है जो हम बहुत स्पीड से करते हैं, सिंगल स्टेप में करते हैं, और हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। हम जिस स्टेट से सिस्टम की शुरू हुए थे, सपोज हमारे सिस्टम की स्टेट ए थी काम करने से पहले, तो काम करने के बाद हमारे सिस्टम की स्टेट बी हो गई। पुश करने से पहले हमारे सिस्टम की स्टेट ए थी, और पुश करने के बाद हमारे सिस्टम की स्टेट बी हो गई। तो अगर हम इस पिस्टन को वापस खींचें तो हम वापस ए स्टेट में कभी नहीं जा सकते। आपको दिखेगा तो ये सेम ही कि जितना पिस्टन पहले खिंचा हुआ था उतना ही अब खिंचा हुआ है। सपोज हमने एक पिस्टन लिया, हमने पिस्टन को पुश किया, जैसे इस एग्जांपल में पुश हो रहा है, ए स्टेट को देखिए आप, हमने पिस्टन को पुश किया, तो पुश होने के बाद पिस्टन ऐसा दिखेगा जो बी स्टेट में लिखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ए स्टेट पर वापस पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, पिस्टन को पुल करेंगे बाहर की डायरेक्शन में ताकि वो ए स्टेट में हो जाए। तो हमने पुल किया पिस्टन को, और पुल करने के बाद भी ये पिस्टन कभी भी ए स्टेट के अंदर नहीं आता है, इज नेवर अचीव्स ए स्टेट। तो ऐसे वर्क को हम कहेंगे इरिवर्सिबल वर्क, जहाँ पे हम वर्क को रिवर्ट करना चाहें, जैसे हमने पिस्टन को पुश किया था फिर वापस पुल करना चाहें, तो भी हम ए स्टेट को कभी भी अचीव नहीं कर पा सकते। उसको कहते हैं हम इरिवर्सिबल वर्क। तो चलिए अब हम इरिवर्सिबल वर्क को डराइव करते हैं। अब हमने एक पिस्टन लिया है, यहाँ पे इस फिगर को देखिए, हमने एक पिस्टन लिया है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब हम इस पिस्टन को पुश कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट फिगर में दिखा है, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और सपोज पिस्टन एल लेंथ मूव कर गया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने पुश किया तो ये एल लेंथ अंदर चला गया पिस्टन। तो अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे सपोज हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया था उसको हम पी एक्सटर्नल नाम दे देते हैं। अभी प्रेशर क्या होता है, आप कोई भी काम करते हो तो आप सपोज आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, तो उस बॉक्स के ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, तो उसी प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। सपोज आपने इसको पी एक्सटर्नल नाम का प्रेशर दिया है जिसकी वजह से ये पुश होके अंदर चला गया है, तो फोर्स कितना हो गया जो आपने लगाया है, वो हो गया पी एक्सटर्नल जो आपने लगाया टाइम्स एरिया, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स एरिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आपने पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था, तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया फोर्स। तो वर्क के अंदर हमको फोर्स तो मिल गया है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट इसका एल लेंथ हुआ है जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन के, इसका डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप पी एक्सटर्नल को तो साइड रखो, अब ए इंटू एल देखो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम। अगर आप एरिया को लेंथ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी एक्सटर्नल को तो एज इट इज रहने दिया और एरिया इंटू एल को वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया, डेल्टा वी। एरिया इंटू लेंथ डेल्टा वी है, एरिया इंटू लेंथ डेल्टा वी क्यों है, क्योंकि हमारा जो एरिया है उसको अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। सपोज इनिशियल ऐसा था, फाइनल ऐसा है, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया ये हमको एरिया इंटू एल करने से मिलेगा। तो एरिया इंटू एल इक्वल्स टू डेल्टा वी। एक तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि हमारा ये जो एरिया था
इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वॉल्यूम पुश हो गया अंदर वो मिल जाएगा हमको। एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ हमको वो मिल जाएगा, है ना। तो एरिया इंटू लेंथ करने से हमको डिक्रीज वॉल्यूम मिल चुका है, दैट इज डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था और फाइनल वॉल्यूम कम है, तो डेल्टा वी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो हमको एक नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। आप समझ रहे हैं? हमने पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल लिखा था, पी एक्सटर्नल को ऐसे रहने दिया, ए इंटू एल हमारा हो गया डेल्टा वी। डेल्टा वी क्यों हो गया? क्योंकि इसका वॉल्यूम को चेंज हुआ है। तो ए इंटू एल क्या हो गया? चेंज्ड वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हम करेंगे तो हमको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वी फाइनल कम है वी इनिशियल से, तो हमको एक नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा ताकि क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। तो आप देख सकते हैं पी एक्सटर्नल तो वैसे का वैसे ही लिख दिया है। एरिया इंटू डेल्टा एल, एरिया इंटू डेल्टा एल को हमने डेल्टा वी लिख दिया है और एक माइनस साइन और लगा दिया है, क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने एक माइनस साइन लगा दिया है। इनिशियली हमारा पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल पॉजिटिव था। मैं वापस आपको दिखाता हूँ। पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी, क्योंकि पी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, एल भी पॉजिटिव है। पर बाद में हमको नेगेटिव क्वांटिटी मिल गई है क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव था, इसलिए हमने एक माइनस साइन एडिशनल लगाया है यहाँ पे। फाइनल आंसर हमको क्या मिल गया? फाइनल आंसर मिल गया हमको दिस इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये वर्क हो गया, इरिवर्सिबल वर्क निकाल लिया है हमने। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं इस चीज़ को। सपोज इसका एरिया ए है और ये एल लेंथ मूव किया है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। वर्क क्या होता है? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एल, इक्वल्स टू प्रेशर। ए और एल को हम साथ ले लेते हैं, ए और एल तो हमारा डेल्टा वी है, बट यहाँ पे हमको एक नेगेटिव साइन और यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और एल पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा वी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हमको यहाँ पे एक माइनस साइन और यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस और लगा देते हैं। डेल्टा वी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है और वी फाइनल कम है वी इनिशियल ज़्यादा है, तो डेल्टा वी इज़ नेगेटिव। तो इस तरीके से हमको फाइनल आंसर मिल जाता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल वर्क। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? रिवर्सिबल वर्क का मतलब होता है कि हम जो काम करें उसको हम रिवर्ट करें। जैसे हमने पुश किया इसको, फिर वापस इसको पुल किया। अभी मैं समझाऊंगा, एक सेकेंड। जैसे हमने इसको पुश किया ए स्टेट से, ये बी स्टेट में चला गया, और अब हम वापस इसको पुल करते हैं
तो हमको वापस से ए स्टेट मिल जाए तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि एक काम को करने के बाद हमने उसका अंडू किया काम, तो हमको रिवर्स होके वो चीज़ वापस मिल चुकी है, वो स्टेट वापस मिल चुकी है, तो हम इसको रिवर्सिबल वर्क कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल वर्क के अंदर हम एक ही काम को टुकड़ों में करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं ताकि वो रिवर्सिबल हो जाए। इट इज़ डन इन स्मॉल स्टेप्स। तो सपोज हम एक पिस्टन को पुश कर रहे हैं, पिस्टन को, और हम स्मॉल स्टेप्स में कर रहे हैं, हम इसको 2 स्टेप्स में कर रहे हैं। ये स्टेप 1 और ये हमारा स्टेप 2। तो सपोज अब फर्स्ट स्टेप के लिए अगर हम इरिवर्सिबल वर्क डन निकालें, क्योंकि सपोज हमने 2 स्टेप में किया है तो एक स्टेप तो इरिवर्सिबल ही होगा। तो सपोज हम इसके लिए इरिवर्सिबल वर्क डन निकालें तो वो इतना हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा वर्क डन। और सेकंड स्टेप के लिए भी यही वर्क डन हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 2। फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 1, और सेकंड स्टेप के लिए वर्क डन हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 2। तो टोटल वर्क डन अगर अपन निकालें तो हमको इन दोनों वर्क को प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों वर्क को हमको प्लस करना पड़ेगा, तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। एक स्टेप का वर्क, स्टेप 1 का वर्क क्या हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 1 का नेगेटिव। स्टेप 2 का वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी 2। और टोटल वर्क निकालना है तो फिर हमको इनको प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम ये जानते हैं कि रिवर्सिबल स्टेप जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप से मिलके बने होते हैं, इसी टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप से मिलके बने होते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको हर स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालेंगे तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 1 माइनस पी एक्सटर्नल प्लस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 2 प्लस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 3 प्लस सो ऑन। हमको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रिवर्सिबल वर्क क्या होता है कि हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं। तो एक छोटे स्टेप का वर्क डन हमने पहले इक्वेशन निकाल रखी थी, ये रही वो इक्वेशन। उस इक्वेशन से फर्स्ट स्टेप का वर्क डन निकाल लिया, सेकंड स्टेप का वर्क डन निकाल लिया, थर्ड स्टेप का वर्क डन निकाल लिया, और हम ऐड करते गए। तो हम फाइनली देख सकते हैं कि इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी इनिशियल से वी फाइनल नेगेटिव, इसके इक्वल हो जाता है ये। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों कर दिया, क्योंकि समेशन, कई सारे छोटे छोटे समेशंस का हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे समेशंस को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, 2 एक्सप्रेशंस है जो आपको याद रखने हैं। पहले तो है इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और रिवर्सिबल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। ये 2 एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। हमने रिवर्सिबल वर्क तो देख लिया। रिवर्सिबल वर्क किसके इक्वल होता है, माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी इनिशियल टू वी फाइनल, ये हमारा रिवर्सिबल वर्क होता है। अब हम रिवर्सिबल वर्क देखते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और उसके बाद रिवर्सिबल वर्क करें तो हमारा वर्क कितना आएगा, ये हमें देखना है।
चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले लिख लिया रिवर्सिबल वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, जो कि हमने पढ़ा था, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब क्या होता है कि हम ये प्रोसेस बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हैं। जो हम इसको पुश करने का प्रोसेस कर रहे हैं, ये बहुत स्मॉल स्टेप्स में कर रहे हैं। स्मॉल स्टेप्स में कर रहे हैं तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर हो जाते हैं। पी एक्सटर्नल क्या है? हम अपने पिस्टन को पी एक्सटर्नल से पुश कर रहे हैं, तो अंदर जो हमारी गैस है वो भी तो कुछ प्रेशर लगा रही होगी। समझ रहे हैं? होता क्या है कि गैसेस जो होती हैं वो गैस पार्टिकल्स, एक बार हम इसको डीपली समझते हैं। होता क्या है कि सपोज ये कंटेनर है, इसमें हमारे गैस पार्टिकल्स हैं। तो गैस पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करते हैं, जिस वजह से वो एक फोर्स लगाते हैं कंटेनर के ऊपर। तो एक प्रेशर लग रहा है कंटेनर के ऊपर गैस की वजह से। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं पी इंटरनल। तो हमने क्या देखा कि गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब कंटेनर को स्ट्राइक करते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर लगता है जिसको हम पी इंटरनल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम ये छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हैं, तो जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। चलो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल। तो ये एक्सप्रेशन हमको फाइनल मिल जाता है। पर हमने गैस लॉ पढ़ा हुआ है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो हम वी को नीचे ले जाएंगे तो हमको मिलेगा पी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब ये जो प्रेशर आया है इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, सपोज इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं ये थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो पी की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दी रिवर्सिबल वर्क में। तो वर्क डन आ जाएगा माइनस एन आर टी अपॉन वी टाइम्स डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल तक। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम एन आर टी क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि हम आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन में ऊपर ही बोला था कि हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम आइसोथर्मल के केस की बात कर रहे हैं, तो एन आर तो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते ही हैं। तो इस केस के अंदर टी भी एक कॉन्स्टेंट है, टी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो हम टी को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, एन आर टी को हम इक्वेशन के बाहर ले जाते हैं, तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है। अब नेक्स्ट हमको सिर्फ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। 1/v का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन डी वी बाई वी इक्वल्स टू एल एन वी। ये हमको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का लॉ है। तो इस लॉ से हमने निकाल लिया और फाइनल वैल्यूज पुट कर दी, तो हमको मिल गया ये इक्वेशन, दैट वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। अब एल एन को हम लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है 2.303 एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल का नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन। वापस देख लेते हैं एक बार। रिवर्सिबल वर्क डन का मतलब क्या होता है?
रिवर्सिबल वर्क का मतलब होता है माइनस पी इंटीग्रेशन डीवी। अब रिवर्सिबल वर्क के अंदर हम माइनस पी इंटीग्रेशन एक्सटर्नल होता है, उसको हम इंटरनल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। तो इस पी को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रख देते हैं, तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाता है। इस एक्सप्रेशन से हम फॉरवर्ड चलते हैं, एन आर टी को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि टी भी कॉन्स्टेंट है, तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाता है। इस एक्सप्रेशन के बाद तो हमको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और हम फाइनली अपने इस एक्सप्रेशन पे पहुंच जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का जितना भी मतलब था वो ब्रेसिस के अंदर लिख रखा है। फ्री एक्सपेंशन का और कुछ भी मतलब नहीं होता। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि पी एक्सटर्नल जीरो है। पी एक्सटर्नल जीरो का मतलब क्या हो गया, हमारे वर्क डन के एक्सप्रेशन हम देखें तो रिवर्सिबल के केस के अंदर माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी होता है, और इरिवर्सिबल के केस के अंदर माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, डेल्टा वी। तो अगर हमारा पी एक्सटर्नल ही जीरो है, पी एक्सटर्नल इज जीरो, तो वी कैन से दैट वर्क डन बोथ केसेस के अंदर हमारा जीरो हो जाएगा। बस फ्री एक्सप्रेशन का यही मतलब होता है कि हमारा पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, जिस वजह से हमारा वर्क डन जीरो हो जाता है। तो हमको एक एक्सप्रेशन पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम डब्ल्यू को जीरो रख दें तो हमको मिलेगा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ हीट फॉर आइसोथर्मल चेंज। अभी हमने आइसोथर्मल की डेफिनेशन देखी थी कि आइसोथर्मल होता है डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, ये आइसोथर्मल की एक डेफिनेशन होती है। सेकंड डेफिनेशन होती है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। अब चलिए हम हीट के बारे में देखते हैं। हमको पता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू को हम इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो बस हमको यही अप्लाई करना है। तो चलिए अब देखते हैं। रिवर्सिबल के केस के अंदर क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इरिवर्सिबल के केस के अंदर वर्क डन कितना होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। अब इरिवर्सिबल का केस देखते हैं। क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ, रिवर्सिबल के केस के अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा पी एक्सटर्नल डी वी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमको एक और डेफिनेशन देखनी है, जो कि है एडियाबैटिक। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो जीरो हो जाता है। हम एक बीकर इमेजिन करते हैं,
अगर सपोज इस बीकर की एडियाबैटिक वॉल्स हैं, उसका सेंस क्या हो जाएगा कि ऐसी वॉल्स हैं जिसकी वजह से Q इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, मतलब हीट आउट एंड हीट इन मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मोशन ऑफ हीट। तो ये डेफिनेशन हो गई एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हीट का मोशन नहीं हो रहा है। हमारे सिस्टम के अंदर दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक तो है मास और एक है एनर्जी। एनर्जी में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक है हीट और एक है वर्क। तो बेसिकली सिस्टम में तीन टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, मास, हीट और वर्क। तो अगर हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो मास और वर्क ही रह गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब क्योंकि हम क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मास का एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, तो हमारा ओनली एक्सचेंजेस वर्क, हमारे सिर्फ वर्क एक्सचेंज हो रहा है। अब हम अपने एक्सप्रेशन देख सकते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्योंकि क्यू इक्वल्स टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू क्या गया, हम ए डी और लिख देते हैं, इसका मतलब है एडियाबैटिक। ओके, तो एडियाबैटिक चेंज के अंदर क्या होता है कि हमारा हीट जीरो हो जाता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। और हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हम डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू से कह सकते हैं कि डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा।